आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। सुबह के 8:35 हो चुके हैं। सलाम जे के प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ देने आ रहे हैं इदरीस फलाही। तो नाजरीन, सलाम जे के प्रोग्राम आप 10 बजे तक हमारे साथ बराह रास्त देख सकते हैं और इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क और मुल्क से लेकर खलीज के अंदर क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है उसकी तफसीलात हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। और जो ईरान, इसराइल, अमेरिका कशीदगी है उसमें क्या ताज़ा अपडेट है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और मुल्क के अंदर जिस तरह से तेल, गैस और दीगर पेट्रोल डीजल के हवाले से बातें की जा रही हैं, किल्लत हो रही हैं, उसका भी ताज़ा अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है, चाहे सियासी या दीगर कुछ मामलात हैं, उसकी तफसीलात भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और आज भी ये माना जाता है कि आज वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट मीटिंग होगी तकरीबन 2:30 बजे और उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लेने की तवक्का की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज जुम्मतुल विदा है और सबसे बड़ी जो मरकजी तकरीब है जामिया मस्जिद श्रीनगर में अदा की जाएगी। मरकजी तकरीब जो जुम्मतुल विदा की नमाज है वो अदा की जाएगी और उस हवाले से क्या कुछ इंतजामात हैं बराह रास्त हम आप वहाँ की ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और दीगर कुछ मामलात हैं उसका भी अब तक हम तफसीलात ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले तारीख पे भी नज़र डालते हैं और तारीख में आज यानी कि आज 13 मार्च है। आज 13 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है नज़र डालते हैं, उसके बाद ही खबरों का पिटारा खोलते हैं। और 13 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आपकी नज़र करते हैं 13 मार्च को माहिर फल्कियात यानी कि 1781 में माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने सैयारा यानी कि यूरेनस दरियाफत किया है। 18 फरवरी को ये दरियाफत हुआ, मगर आज 13 मार्च को इसका ऐलान हुआ है कि ये दरियाफत हुआ है। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 1881 में रूसी हुक्मरान अलेक्जेंडर दोम का कत्ल हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 1992 में तुर्किया जलजले से तकरीबन 500 अफराद जांबाक हुए हैं और हज़ारों अफराद बेघर भी हुए हैं। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 2003 में इराक पर बरतानिया की तजावीज़ को फ्रांस ने मुस्तरद कर दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 2008 में नासा का खलाई जहाज एंडेवर वरीनियत बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचा है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 2009 में साख अदबी मेला आगरा में शुरू हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 1921 में मंगोलिया ने चीन से आज़ादी का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 1998 में एटमी हथियारों की बैनुल-अक़वामी निगरानी के हवाले से अहम मुआहदा तय पाया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 1997 में रूसी साइंसदानों का क्लासिकल न्यूक्लियर रिसर्च में अहम पेशरफ्त की गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1848 में वीना में इनकलाबात का आगाज़ हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 1944 में इटली और सोवियत यूनियन के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन यानी कि 13 मार्च को आलमी नींद का दिन मनाया जाता है। अक्सर इस तारीख को या इसके आसपास मनाया भी जाता है। और नाजरीन, ये तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है 13 मार्च को वो हमने आपको बताया है। अब ज़रा खबरों का भी रुख करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इदरीस फलाई। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। गुड मॉर्निंग, सलाम जे के प्रोग्राम आप देख रहे हैं और मेरे साथ गौर कुछ हैं। आप तारीख के अवराक देख रहे थे। तारीख में और ख़ासकर माजी में 14 मार्च के हवाले से क्या कुछ तारीखी वाक़यात पेश आए, उन तमाम चीज़ों के हवाले से आप जानकारी हासिल कर रहे थे। लेकिन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो बात अमेरिकी एयरक्राफ्ट के हवाले से करेंगे। आपको बता दें अमेरिकी एयरक्राफ्ट इराक के अंदर क्रैश हुआ है और इस हवाले से बड़ी इतलात मिल रही हैं। और इराक के अंदर इस तरीके का ये जो मामला देखने को मिला है, ताहम बताया जा रहा है कि ये जो यूएस एयरक्राफ्ट था 135 और इसका जब वहाँ पे हादसा हुआ है, हादसे के अंदर क्या कुछ इस पूरे मामले पर तहकीकात हैं, तमाम चीज़ों के हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर ज़रा सा आपको बताएंगे ये जो यूएस मिलिट्री रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 था
और इसके हवाले से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि ईरान वार या जो कशीदगी ईरान के साथ है अमेरिका और इसराइल की, इस दरमियान इराक के आसपास के इलाके के अंदर ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वहाँ पे इस तरीके से वहाँ हवा में देखने को मिला और उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद अचानक से ये आग का गोला बन करके नीचे गिर गया। और बताया जा रहा है ये जो जुनूबी इराक का हिस्सा है वहाँ पे वहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक ये हादसा पेश आया है और जो यूएस सेंट्रल कमांड है उनकी जानिब से कहा गया कि रेस्क्यू एफर्ट्स को उसके बाद जारी किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद मुकम्मल तरीके से इसके अंदर जो सवार लोग थे, बताया जा रहा है कि इसके अंदर 6 से 8 लोग सवार थे और उन्हें फ़िलहाल किस तरीके से वहाँ से बचाया गया है या नहीं बचाया गया इसकी कोई जानकारी फ़िलहाल तो नहीं मिली है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये 2 ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिसमें से एक की जो लैंडिंग है वो बिल्कुल महफूज तरीके से हुई है, जबकि एक जो एयरक्राफ्ट था KC-135 ये वहाँ पे क्रैश हुआ है, जिसके नतीजे में वहाँ पे आग देखने को मिली है। ताहम जो सेंटर में उनकी जानिब से इस हवाले से वजाहत नहीं दी गई है कि इस हादसे के अंदर इस एयरक्राफ्ट में बैठे 6 या 8 मुसाफिरों में से कितने लोग घायल या कितने लोगों की मौत वाक़ हुए, इन तमाम चीज़ों की तहकीकात भी जारी है। लेकिन फ़िलहाल इराक़ के अंदर इस तरीके का ये मामला और ये जो मगरबी इराक़ है वहाँ पे इस तरीके का ये मामला देखने को मिला है। जहाँ नाजरीन हम KC-135 की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक भी कर दी है, यानी कि यूएस सेंट्रल कमांड की जानिब से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है कि जो KC-135 रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ है और साथ ही साथ इसमें 6 लोग सवार थे। और ये भी माना जाता है कि जो ईरान की जानिब से IRGC की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी मिसाइलों की वजह से उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, लेकिन अमेरिका ने उसकी तरदीद की है। अमेरिका का मानना है कि कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से जो KC-135 है वो क्रैश कर गया और दूसरा जो है वो सेफली लैंड कर गया। लेकिन ये जो KC-135 क्रैश हो गया इसमें कुछ लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स थे, पायलट थे, वो माना जाता है कि उनकी भी मौत हुई है, लेकिन अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फ़िलहाल चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। आपको बताते चले कि इराक़ के अंदर ये KC-135 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। चलिए नाजरीन, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब इज़राइल की भी करते हैं, क्योंकि इज़राइल के अंदर लेबनान और उसके साथ साथ ही ईरान की जानिब से भी कुछ मिसाइल फायर किए गए हैं, जिसमें दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। बड़ी और अहम खबर, शुमाली इज़राइल पर हिज़्बुल्लाह और ईरान का मुश्तरका रॉकेट हमला हुआ है, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं और कई ज़ख्मियों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। दर्जनों रॉकेट फायर किए गए हैं, मुतअद्दिद इलाकों के अंदर सायरन भी बज उठी हैं और मशरिकी वस्ता में जिस तरह से कशीदगी पाई जाने उस सिलसिले में आपको बताते चले कि इज़राइल के शुमाली इलाकों के अंदर हिज़्बुल्लाह और ईरान की जानिब से मुश्तरका रॉकेट हमले किए गए हैं, जिसमें माना जाता है कि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें हैं इज़राइल के इलाके की, शुमाली इलाके की, जहां पर वो मिसाइल दागे गए हैं और इजरायली हुकाम के मुताबिक लेबनान की सरहद से तकरीबन 200 के करीब रॉकेट फायर किए गए हैं, जिसके बायस से कई शहरों में जो सायरन बज उठे हैं और शहरियों को पनागाहों में मुंतकिल किया गया है। और ताहम ये बताया जा रहा है कि कुछ शहरी ज़ख्मी हुए हैं। दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, जिनमें कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है और बाज़ इमारतों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इजरायली फ़ौज की जानिब से इस हमले के बाद लेबनान में जो हिज़्बुल्लाह के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया और जो हमले हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं। और खत्ते के अंदर ईरान, इजराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी के बायस बड़े तसादुम के खदशात भी बढ़ रहे हैं।
तो चलिए नाजरीन, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा अब जहाँ इस मशरिक़ वस्ता की कर रहे हैं, तो इराक़ के अंदर भी कुछ ताज़ा अपडेट जो मिल पा रही हैं कि फ्रांस के 6 फौजी एहलकार ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक की मौत हुई है। ये ड्रोन हमला इराक़ की जानिब से किया गया है, जो फ्रेंच की वहाँ पर एयरबेस है वहाँ पर यह हमला किया गया है, जिसमें फ्रांस के 6 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक बाद में उसकी मौत हुई। ये फ्रेंच के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से इसकी भी तस्दीक की गई है कि ड्रोन अटैक हुआ है, जो वहाँ पर इराक़ का जो मखमूर जो इरबिल एयरबेस है वहाँ पर यह हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 6 फौजी एहलकार जो फ्रांस के हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है। ये जो पेशमर्ग फ्रेंच बेस है और मखमूर एरिया इराक़ के अंदर यहाँ पर यह हमला हुआ है, ड्रोन हमला, जिसके नतीजे में 6 फौजी ज़ख्मी, जिनमें से एक बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उनकी जान चली गई है। और इसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांस के सदर जो इमैनुअल मैक्रोन है उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। जयराज ने बिल्कुल इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से बाकायदा तौर पर एक्स पर इस हवाले से ये पोस्ट किया गया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि जो इराक़ के मखमूर के अंदर जो इरबिल का इलाका है वहाँ पर जो फ्रांस का एयरबेस है वहाँ पे इस तरीके का ये जो ड्रोन हमला देखने को मिला है। तो हम इस बात की तस्दीक फिलहाल नहीं हुई है कि हमला किस मुल्क की जानिब से किया गया, और इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से भी जानकारी दी गई और इस पूरे मामले पर तहकीकात भी जारी हैं। वहीं पर जब आगे बढ़ जाएंगे तो बात ज़रा कतर के हवाले से भी करेंगे। और कतर में जिस तरीके से आपको बता दें, कतर के अंदर लबनान की जानिब से या इस तरीके से इसराइल के हवाले से जो अटैक्स देखने को मिले, इन तमाम चीज़ों के हवाले से कतर क्या कुछ कह रहा है। इसराइल का जुनूबी लबनान पर हमला देखने को मिला है और इस हवाले से कतर की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। वहीं पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इस हवाले से ये बयान दिया गया है कि जहाँ पर कतर ने जुनूबी लबनान पर इसराइली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उन्हें बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कतरी हुकाम ने कहा कि शहरी इलाकों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है और इससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। कतर ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए ऐसे हमलों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। कतर ने मुतासरा शहरियों के साथ यकजहती का भी इजहार किया है और इस हवाले से आपको बता दें, जहाँ पर कतर ने जुनूबी लबनान पर इसराइल के जरिए से किए गए हमलों के हवाले से ये पुरजोर मजम्मत की है कि लगातार इस तरीके से इसराइल अलग अलग जगहों पर आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल मजम्मत आमेज़ है और इसकी आलमी सतह पर मजम्मत की जानी चाहिए। और ख़ासकर जो आलमी ताकतें हैं उन्हें इसराइल को इस तरीके के हमलों से रोकने के हवाले से और इस पर कार्रवाई करने के हवाले से भी कतर की जानिब से अपील की गई है। ताहम बात करें, लबनान के अंदर लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसराइल अपने फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ख़ासकर जब लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह की बात करें तो इसराइल नाम लेता है हिज़्बुल्लाह का, लेकिन काम शहरियों के ऊपर कर रहा है और इस पर कतर की जानिब से पुरजोर मजम्मत की गई है। तो नाज़रीन चले आगे बढ़ जाएंगे। एक और बयान के हवाले से भी आपको बता दें, जहां पर इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की जानिब से भी एक बड़ा बयान फिर से एक बार ईरान के खिलाफ दिया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी धमकी दी गई है। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि ईरान की हुकूमत का खात्मा जल्दी होगा और इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की जानिब से एक मजम्मत आमेज़ बयान दिया गया है और सियासत के अंदर इस तरीके से तहलका भी देखने को मिला है। लेकिन आलमी सतह पर इस हवाले से अगर देखें तो एक बड़ा इस तरीके से तनाज़ा शुरू होने के हवाले से बात की गई है, क्योंकि इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनेई के खिलाफ सख्त लहजा इख्तियार करते हुए एक बिलवास्ता धमकी दी है कि इसराइल ज़रूरत पड़ने पर ईरानी क़यादत को भी निशाना बना सकता है। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका फ़ज़ाई कार्रवाइयों ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुँचाया है और ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि इन हमलों के बावजूद तेहरान की मजहबी हुकूमत का फौरी खात्मा यकीनी नहीं
उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल ईरान की फौजी ताकत, पासदारानी इनकलाब और उसके इत्यादि ग्रोहों को कमजोर करने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। नेतन्याहू के मुताबिक गर्चे इसराइल ईरान में हुकूमत की तब्दीली चाहता है, लेकिन असल तब्दीली ईरानी अवाम के अंदर से आनी चाहिए। इस दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार और दोनों जानिब से सख्त बयानात और हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे पूरे मशरिक वस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। और इस कशीदा सूरत हाल के दरमियान बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से एक बार फिर ईरान की जानिब एक धमकी आमेज बयान दिया गया है। ताहम ईरान की जानिब से इस पर जवाबी बयान फिलहाल अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन बात यहाँ पे ये करें लगातार इस तरीके से जो बयानात सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आपको बताएं तो ये जो बयान दिया गया है, इस पर अब आलमी सतह पर आवाज़ें उठना भी शुरू हो गई हैं। Even now, it can be said with certainty, this is no longer the same Iran, this is no longer the same Middle East, and this is also not the same Israel. We are not waiting, we are initiating, we are attacking, and we are doing so with a force the like of which has not been seen before. I have added another goal, to create the conditions for the Iranian people to overthrow this terrible tyrannical regime. To create conditions doesn't guarantee that it will happen, and I told them just now, in what I said a moment ago. I said, it's up to you. It depends on you. I wouldn't issue life insurance policies on any of the leaders of the terrorist organizations. This is their patron of terrorism, and I don't intend to provide an exact report here about what we are planning or what. इसराइल के जो वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आप देख रहे थे, और इस हवाले से उनकी जानिब से अब ये जो बयान दिया गया है, इस पर थोड़ा सा मज़ीद तफसीलात के लिए चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान जुड़े हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनके साथ इस पूरे मामले पर ज़रा चर्चा करेंगे, किस तरीके का ये जो बयान है और इस पूरे बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। यूके देवनाथ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। जहां पर एक तरफ से दुनिया भर के जो ममालिक है वो मीडिएटर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर जो मिडल ईस्ट के कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अब निकल कर के सामने आई हैं कि वो ईरान, इसराइल और अमेरिका बीच के जो ये वॉर चल रही है इसको किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन वहीं पर जहां ईरान की जानिब से भी बयानात दिए इस हवाले से जा रहे हैं कि वो इसराइल और अमेरिका को बख्शने वाले नहीं हैं, लेकिन वहीं पर एक और बयान इस वक्त देखने को मिल रहा है जहां पर अब जो मुज्तबा खामनाई जो नए सुप्रीम लीडर ईरान के बने हैं, इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से बयान दिया गया कि अब उनको भी ख़त्म करने के हवाले से बात कर रहे हैं। तो किस हद तक ये बयान, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे मज़ीद कशीदगी बढ़ सकती है, और क्या मुज्तबा खामनाई जो नए सुप्रीम लीडर है उस तक रसाई हासिल करना वाकई इसराइल और अमेरिका के लिए आसान है? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ये बयान दिया है, ये तो आग में घी डालने वाली बयान है। इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं जी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि CIA और मोसाद के जो एजेंट हैं वो मुस्तफा खामनी कहाँ पर हैं, किस जगह पर मीटिंग पर हैं और किस वक्त किस जगह जाते हैं, उसका लगातार कोशिश कर रहे हैं पता करने की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले कहा था कि वो मुस्तफा खामनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नहीं मानते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतना भी कह दिया था कि ईरान का जो भी लीडर चुना जाएगा वो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से चुना जाएगा। तो मुस्तफा खामनी जो है वो अभी सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन सही प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ईरान के लोग उनको फिलहाल सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि देखो, इजराइल क्या चाहता है कि मुस्तफा खामनी कहीं पे आ जाएं, किसी जलसे में, किसी मीटिंग में आ जाएं, उनकी फोटो आ जाए किसी ट्रैफिक लाइट के नीचे, और फिर उनको पता लग जाएगा कि वो कहां पर हैं, किस बिल्डिंग में हैं, किस अंडरग्राउंड में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हैं, और तुरंत अगले 15 मिनट के अंदर इजराइल की एयरफोर्स या अमेरिका आसमान से बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराकर उनके बंकर को उड़ाने के कोशिश करेगा। जैसा कि उन्होंने 28 फरवरी को
आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ किया था। तो ये जो बयान दिया है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। इंटरनेशनल रूल बेस्ड दुनिया में ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। देवनाथ जी, जिस तरह से हालात इस वक्त वहाँ पर हम खलीज के अंदर देख रहे हैं, चाहे ईरान, इजराइल और अमेरिका की कशीदगी के साथ जो दीगर जितने भी ममालिक हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी या यूएई की बात करें, हालात इस वक्त जो बने हुए हैं, इन हालात को काबू में करने के लिए क्या आलमी मुदाखलत की, इंटरफेयर करने की ज़रूरत है? अगर वक्त पे नहीं की गई हैं तो हालात इससे मज़ीद ख़राब होंगे और इसका असर जो है भारत पे भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है कि दुनिया भर के देशों को, खास तौर से जैसे यूनाइटेड नेशन है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव डाले कि वह इस गैर जरूरी बमबारी को ईरान के ऊपर रोक दें। अरब के जो मुल्क हैं, पर्शियन गल्फ के आसपास जितने मुल्क हैं, उनके रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत ही बेहतर हैं। जितने भी अरब मुल्क में शाह हैं, सुल्तान हैं, किंग्स हैं, उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वह भी अमेरिका को और इजराइल को समझाएं कि इस तरह से ईरान के ऊपर बमबारी करके उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए, ईरान ने तो बार बार कहा है कि वह किसी भी अरब मुल्क पर हमला नहीं करना चाहता जी। अभी दोहा, यूएई, कतार, कुवैत में जो ईरान ने हमले किए हैं, वो ईरान ने कहा है कि वो सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री या अमेरिका नेवी, अमेरिका की एयरफोर्स, उनके ठिकानों पर हमला कर रहा है, या जहां जहां अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर हमला कर रहा है। कुछ जगह पर ऐसी भी खबर आई कि 5 स्टार होटलों में अमेरिका के डिप्लोमेट्स रह रहे हैं, मोसाद और सीआईए के एजेंट छुपे हुए हैं 5 स्टार होटल में। तो ईरान ने ऐसी खबर मिलने पर 5 स्टार होटल पर भी उन कमरों पर निशाना किया, उन मंजिलों पर निशाना किया जहां पर मोसाद, सीआईए के एजेंट छुपे हुए हैं। तो ऐसी हालत में दुनिया के जितने देश हैं, सबको अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। भारत सरकार ने भी पहल लेते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को और अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, बातचीत की। ईरान के मसले का हल बातचीत करके निकालिए, लेकिन इसके लिए पहला कदम तो तभी होगा ना जब अमेरिका की सरकार ईरान की सरकार को रिकॉग्निशन दे। मुस्तफा खमेनी अगर लीडर हैं तो उनको रिकॉग्निशन दे। देखिए, जाहिर बात है, अगर वो किसी भी देश में, मैं भारत का ही एग्जांपल देता हूं, एक अगर दुश्मन देश बोले हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो बात शुरू कैसी होगी? उसके बाद तो कोई भी आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस या हमारा कोई भी जनरल दुश्मन मुल्क के साथ बात नहीं कर सकता है, क्योंकि दुश्मन मुल्क तो बोल रहा है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो किसी भी दो देशों के बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब वो दोनों देश एक दूसरे के, जैसे अमेरिका और इजराइल, ईरान की सरकार को रिकॉग्नाइज करे, मुस्तफा खमेनी को वहां का लीडर मान ले, फिर बातचीत शुरू हो सकती है। जी चलिए यूके देवनाथ साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, आपको बता दें, जो मुज्तबा खामनेई है उनकी जानिब से एक ऑडियो जारी किया गया है, उसमें कुछ पैगाम दिया गया है और जो ईरान के लोग हैं उन्हें कहा गया है कि वो यकजहती के हवाले से काम करें और ख़ासकर जो अमेरिका से उससे इंतकाम लेने के हवाले से बात की गई है। और इस हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस तरीके से ये जो खबर देखने को मिली है वहां पर, और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट कहा गया है कि जो पब्लिक स्टेटमेंट है वहाँ के हवाले से, टर्न आउट के हवाले से उन्होंने बात की है कि जो आगे कुद्स डे आने वाला है उस पर सारे लोग एक साथ जमा हो जाएं, और डिफेंडेड जो यूजिंग स्ट्रेट हरमुज है उसके हवाले से भी बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो हिजबुल्लाह है और हूतीज़ है, यानी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह और यमन के अंदर हूतीज़, उनके हवाले से शुक्रिया का पैगाम भेजा है कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस वॉर के अंदर जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला है, इस पूरे मामले पर जब देखते हैं तो अब मुज्तबा खामनेई की जानिब से इस हवाले से एक ऑडियो जारी किया गया है जिसमें यह साफ जाहिर किया गया है कि वो अमेरिका से इंतकाम लेने के लिए तैयार है। और वहीं पर जो
यमन के अंदर ईरान, गजा और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर जो भी ईरान के बैग्ड या इराक बेस्ड मलेशियाज हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा किया है कि वो इसराइल और अमेरिका से इंतकाम लेंगे और ईरान के अंदर जो अवाम है उनसे यकजहती का भी मुतालबा किया गया है। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको थोड़ा सा वो ऑडियो सुनाते हैं। We will never retreat. We will revenge the blood of our martyrs. The revenge will be always there, not only for the late Supreme Leader, but also for the blood of every single Iranian citizen who lost his life or her life because of this war. We have concrete indications that we will revenge for the blood of all our. तो नाज़रीन आप ये देख रहे थे कि किस तरीके से आ गया कि जो खून बहा है ईरान के अंदर इसराइल और अमेरिका की साजिशों के जरिए से उसका बदला लेने के लिए ईरान तैयार है और वो पीछे हटने वालों में से नहीं है क्योंकि उनकी जानिब से बदला लेना है। फिर से जरा मेहमान को दीजिएगा, उनसे एक सवाल और करते हैं इस हवाले से, जहां पर अभी यूके देवनाथ साहब एक इसराइल की जानिब से या जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म उसकी जानिब से बयान दिया गया कि मुज्तबा खामनाई को भी वो निशाना बना सकते हैं, लेकिन जो ऑडियो वहां पे जारी किया गया, आपने पहले भी कहा कि वो इस वक्त खुले तौर पर आवाम के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऑडियो उनका जारी हुआ है जिस ऑडियो में वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो ईरान के लोग हैं वो एकजुट हो जाएं, इत्तेहाद के साथ रहें और इराकी मलेशियाज के साथ जो गजा के अंदर हमास है, हिजबुल्लाह है, हुतीज है, उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उनकी जानिब से भी लगातार इन कार्रवाइयों में ईरान की मदद की गई है। तो ऐसे में इस पूरे बयान को आप किस तरीके से लेते हैं कि ईरान भी रिवेंज लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो पीछे हटना नहीं चाहता, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए 28 फरवरी के पहले ईरान में माहौल कुछ ऐसा था, खासतौर से जनवरी के महीने में, जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में, जहां बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ गए थे सरकार के खिलाफ। लेकिन अमेरिका ने जब से 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खमेनी को शहीद किया है, उसके बाद से ईरान में जो न्यूट्रल लोग थे, हम अंग्रेजी में बोलते हैं फेंस सिटर्स, या कुछ ऐसे लोग भी जो कि शासन के खिलाफ में थे, अंग्रेजी मुल्क में पढ़े थे, यूरोप में पढ़ाई लिखाई की, ये सब लोग अब मजबूती से आकर अपनी अपनी शहरों में, अपने अपने गांव में अब वो सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। तो पूरे जो ईरान के लोग हैं बहुत ही बहादुर होते हैं, उनमें जज्बा होता है, दुश्मन के सामने नेशनलिस्टिक जो उनका एक स्पिरिट होता है कि कौम के लिए, देश के लिए मर मिटेंगे, वो सामने आ रहा है। ऐसे भी ईरान 3000 साल पुरानी सभ्यता है, वहां पर देश के लिए शहीद होना उनके खून में है। अब ईरान से मुज्तबा खमेनी ने जो ये स्टेटमेंट इशू किया है, जाहिर बात है कि जितने सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, उनका मोराल बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है, हम कल ही इराक से भी खबर में आई है कि इराक में भी जो अमेरिकन ट्रूप्स है या इराक में जो फ्रांस के ट्रूप्स हैं, उनके ऊपर भी हमले बढ़ा दिए गए हैं जी। और उसमें फ्रांस का एक अफसर भी मारा गया है, जो कि इराक के अंदर इराक की सरकार को सब मदद देते रहते हैं। तो अगर अमेरिका और ईरान चाहते हैं, अगर अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और अरब देशों का जो कच्चा तेल है उसका एक्सपोर्ट फिर से चालू हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि अमेरिका को और इजराइल को तुरंत बमबारी बंद करनी चाहिए और बातचीत करें। देखिए, ईरान ने तो पहले ही कह दिया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। तो तरीका क्या है? यूनाइटेड नेशन है, तरीका क्या है? IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। अभी पिछले साल 2025 में कम से कम 5 बार IAEA की इंस्पेक्टिंग टीम ईरान में गई और जितने न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां वो बिजली बनाते हैं या न्यूक्लियर रिसर्च करते हैं, वहां पे देखने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी है
कि फिलहाल ईरान ने कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया है। जी तो ऐसे बिल्कुल। में एक गलत बहाना लगाकर कि ईरान देवनाथ जी, आप हमारे साथ बने रहे। रहे। लारजानी की जानिब से भी एक बड़ा बयान जो सामने आया है। लारजानी ने जो ट्रंप की पॉलिसी पर तनकीद की है, उसके बाद आपसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अली लारजानी जो ईरान के हैं, उनकी जानिब से भी जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद की गई है और साथ ही साथ जंग शुरू होना आसान है लेकिन ख़त्म होना मुश्किल है। ये अली लारजानी की जानिब से उस बयान पर दिया गया है जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है, जहाँ उन्होंने कल कहा कि हमने ये जंग शुरू की है और उसके साथ साथ ही 1 घंटे के अंदर इसे ख़त्म कर दिया गया है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। लेकिन अली लारजानी की जानिब से इस ट्रंप की पॉलिसी पर तनकीद की गई है और कहा कि जंग शुरू करना आसान है लेकिन इसे ख़त्म करना मुश्किल है और गलती तस्लीम किए बगैर अमन नामुमकिन है, अली लारजानी की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत पर भी ईरानी जो है तशवीश जाहिर की है, ये अली लारजानी की जानिब से कहा गया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, और इस हवाले से ये भी कहा गया कि अमेरिका और इसराइल को उनकी जानिब से वाज़ह कर दिया गया है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप अपनी गलती तस्लीम ना करें और इसका खमियाजा न चुकाएं। ये बयान आलमी सियासत में अमेरिकी फ़ौजी मुदाखलत और सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीदी रविश की अक्कासी करता है और ख़ास तौर पर जंग के असरात और इनके हल के पेचीदा मसाइल को भी उजागर करता है। तो एक बार अली लारजानी की जानिब से बाकायदा तौर पर इस तरीके का जो बयान दिया गया है और उनकी जानिब से साफ कर दिया गया है कि वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आपको अली लारजानी का वो वाला पोस्ट दिख रहा होगा जिसमें उनकी जानिब से साफ कर दिया गया है कि वो इस जंग को जीतेंगे और अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से इस जंग की शुरुआत तो की गई है लेकिन इख्तिताम और अंजाम तक ईरान उसे पहुंचाएगा और वो इन्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अमेरिका और इसराइल अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। तो नाजरीन, यहाँ पर रुकते हैं छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो बात कुछ मगरबी अशियाओं की मजीद कुछ अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे और उसके साथ साथ ही मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जी के। नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा उन शहरियों की करते हैं, उन तलबा की करते हैं जो ईरान के अंदर फंसे हुए हैं। अभी भी कुछ फंसे हुए हैं लेकिन अभी कुछ वापस वतन वापस रवाना हुए हैं। बताते चले कि बड़ी और अहम खबर, तकरीबन 700 के करीब जो भारतीय शहरी हैं जिनमें कुछ तलबा भी है वो अब वतन वापस पहुंच गए हैं। तेहरान के अंदर जो भारतीय शहरी हैं फ़िलहाल, ये भी जो वजारत ख़ारजा है उनकी जानिब से इसकी यकीन दहानी की गई है जितने भी वहाँ पर भारतीय शहरी ईरान के अंदर हैं वो सभी महफूज हैं। और न सिर्फ भारतीय शहरियों में, उनमें तलबा भी है और दीगर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी वहाँ पर है और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वजारत ख़ारजा की जानिब से इस हवाले से कहा गया है। और 700 भारतीय शहरी कतर से भारत रवाना हुए हैं। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से कल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इनका तफसीलात दी गई हैं और सफारती खाना, जो सफारत खाना है वो रहनुमाई फराहम कर रहा है। ये वजारत ख़ारजा की जानिब से इस हवाले से यकीन दहानी दी गई है। और वहाँ पर जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं ईरान के अंदर, ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, चाहे तेहरान की बात करेंगे, अस्फहान की बात करेंगे या दीगर जितने इलाकों के अंदर भारतीय शहरी हैं, उनसे दोबारा से ये अपील की गई है कि वो सफारत खाना से रब्ता करें। जो पहले ही नंबरात जारी कर दिए गए हैं उनसे वो रब्ता कर सकते हैं और उसके साथ अपनी जो लोकेशन है वो उनसे शेयर करके ताकि उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। The latest casualty of an Indian national happened on board ship Safe Sea
Vishnu, which is a Marshall Island flag vessel. This happened close to Iraq. There were overall 28 crew members, of which 16 were Indian nationals, but we lost one. So 15 Indian nationals have been rescued and they have been taken to Basra. Our embassy in Baghdad is in touch with them and is offering all assistance. The one Indian national who passed away, we convey our deepest condolences, and we'll see how best we can have the mortal remains transported from there to India. As far as people who are injured, over 24 Indian nationals have been injured in this conflict so far. Several of them have recuperated and returned home after being in the hospital for treatment. Our embassy across the GCC region has been in touch with these people. Few of them continue to remain in hospital, and one or two of them are serious as well. Just to update you that the two fatalities that we've had earlier was all the fatalities that we have so far have happened on board merchant ships. I just gave you the details about. तो चलिए नाज़रीन, ये आपको बता रहे थे खारजा वजारत के जो तर्जमान है रणधीर जायसवाल, वो ईरान के अंदर फंसे भारतीय शहरियों के हवाले से जानकारी पहुंचा रहे थे। ताहम आपको बता दें 700 ऐसे भारतीय शहरी हैं जिनके हवाले से जानकारी मिली है कि कतर एयरवेज के जरिए से उन्हें भारत वापसी कराई जा रही है और मुंबई और दिल्ली के लिए वो पहुंचेंगे। लेकिन इस हवाले से आपको बताएं तो आगे बढ़ जाएंगे तो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी हैं उनकी जानिब से ईरान के अंदर जो तेल का या जो हरमुज के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज है उन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और तेल की कीमत बढ़ने पर अमेरिका को ही मुनाफा हासिल होगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना सबसे अहम था, इसलिए इन तमाम चीज़ों पर काम किया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, या जो एक्स जो ट्रूथ पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, उनकी जानिब से दावा किया गया है और तेल की कीमतों में इजाफा होने पर अमेरिका को ही काफ़ी मुनाफा हासिल होगा। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि बतौर सदर उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि वो ईरान को, जो उन्होंने एक बुराई की सल्तनत करार दिया है, एटमी हथियार हासिल करने और मशरिक़ वस्ता और दुनिया को नुकसान पहुंचाना से रोकना सबसे ज़रूरी था। ये उनकी जानिब से दावा किया गया है। उन्होंने इस हवाले से भी जोर दिया कि वो कभी भी इस वाक़े को होने नहीं देंगे और आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस मामले पर तवज्जो दी। इस बयान से जो अमेरिकी सदर है ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से सख्त मौक़िफ़ और आलमी सलामती में अमेरिकी मफादात को यकीनी बनाने की पॉलिसी का अक्कासी होती है, इस हवाले से ये बयान दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह कि उन्होंने कहा कि अगर हरमुज़ के अंदर जो तेल है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर बंदिशें ईरान की जानिब से की जाती हैं तो जो तेल की प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, उनमें इजाफे से अमेरिका को ही फ़ायदा होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ये इस पूरे मामले को भी अमेरिका के मफाद में ही देख रहा है। चलिए नाज़रीन, जहां तेल की बात हो रही है तो तेल के हवाले से बड़ी और अहम खबर भारत के अंदर भी इस हवाले से अब हुकूमत की जानिब से ये यकीनदहानी की गई है, दावा किया गया है कि फ़िलहाल जो तेल है मुल्क के अंदर फ़िलहाल इसकी कोई किल्लत नहीं है, कमी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद कर दिया गया ईरान की जानिब से, उसकी वजह से दुनिया भर के अंदर ग्लोबल मार्केट के अंदर तेल की पैदावार में काफ़ी कमी हुई है। लेकिन अभी जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वज़ारत पेट्रोलियम की जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से बयान दिया गया है कि मुल्क के अंदर फ़िलहाल जो ख़ाम तेल की सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की फराहमी जो वो फ़िलहाल सही सिमत में है, यानी कि वाफिर मकदार में मौजूद है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पर आवाम से यकीन दहानी दी गई है कि वो अफवाहों पर कान न धरे। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, अगरचे हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है, लेकिन भारत के पास अभी भी जो खाम तेल है उसकी वाफिर स्टॉक मौजूद है और कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत पेट्रोलियम की जॉइंट सेक्रेटरी की जानिब से कल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसकी वजाहत भी दी गई है। 13th day of the war and the Hormuz for the commercial shipping is closed. This is very important in the context that we do take a lot of import from the Strait of Hormuz, although after the intervention of the government,
As on today, more than 70% of our import is coming, as I told you yesterday also, is coming through the routes other than Strait of Hormuz. So as far as the crude is concerned, the situation is quite comfortable, and I told you yesterday also that we use almost 55 lakh barrels of oil every day. One more thing that I will like to bring to your notice is that we are the 4th largest refiner in the world, and this is something which is giving us lot of comfort in terms of the availability of the products like petrol. चलिए नाजरीन, अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करते हैं, क्योंकि बड़ी और अहम खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर फिजाई हमले किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चलिए कि पाकिस्तानी फिजाइया की अफगानिस्तान के कई शहरों पर फिजाई बमबारी की गई है। कंदहार में फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया गया है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं और कंदहार एयरपोर्ट के करीब निजी एयरलाइन के फ्यूल डिपो पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी फिजाइया की जानिब से जो कंदहार के अंदर, काबुल के अंदर जो ऑयल डिपो है उनको निशाना बनाया गया है। फिजाइया बमबारी की गई है पाकिस्तान की जानिब से, और साथ ही साथ अब तालिबान की जानिब से, उन्होंने जो तालिबान का तर्जुमान है उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा और इसका बदला पाकिस्तान से ज़रूर लिया जाएगा। ये तालिबान तर्जुमान की जानिब से कहा गया है। लेकिन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानिब से अफगानिस्तान के कई शहरों में ये फ़िज़ाइया बमबारी की गई है। फिलहाल जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो इतलात मौसूल हो रही है कि कंधार के अंदर जो फ्यूल डिपो है उन्हें निशाना बनाया गया, नुकसान किया गया है, और कंधार एयरपोर्ट के करीब जो निजी एयरलाइन के फ्यूल डिपो हैं उन पर यह हमला किया गया है। जय नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये कशीदगी पिछले कई महीनों से देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर इस तरीके से आर पार ये हमले देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं पर अफगान जो इंतजामिया हुकाम है उनकी जानिब से इन हमलों की मजम्मत की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि जहां रमज़ानुल मुबारक का ये पाक मुकद्दस महीना चल रहा है और इसके आखिरी आयाम चल रहे हैं, और इस बीच में पाकिस्तान की जानिब से इस तरीके की कार्रवाई यकीनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ कत्ल का जैसा जो व्यवहार है वो पाकिस्तान की जानिब से अपनाया जा रहा है। और उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तक जो स्ट्राइक्स अफगानिस्तान की जानिब से की गई हैं पाकिस्तान में, जिससे जो 55 पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं उन्हें मार दिया गया है, और 19 ऐसे पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग हैं जिन्हें अफगानिस्तान ने कैद किया है। और फिर अब ये जो हमला किया गया है, इसके बाद मज़ीद अफगानिस्तान इन तमाम चीज़ों के हवाले से कार्रवाई करेगा, और जो ये ताज़ा हमले पाकिस्तान की जानिब से किए गए इनका इंतकाम अफगानिस्तान ज़रूर लेगा। चलिए नाज़रीन, आप ज़रा बढ़ते आगे, आप ज़रा जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी नज़र डालते हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से आज जुम्मतुल विदा है, और जुम्मतुल विदा के हवाले से आज बड़ी तकारीब का इनेकाद मसाजिद और खानकाहों में किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो तकरीब होगी वो जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर अदा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज जुम्मतुल विदा मनाया जाएगा और जामिया मस्जिद श्रीनगर में मरकज़ी तकरीब मुनक्कद होगी। ईद उल फितर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उसका तयन फ़िलहाल मुश्किल है, ये मुफ्ती आज़म की जानिब से कहा जा रहा है। और जुम्मतुल विदा पर जो आज की सरकारी छुट्टी का भी ऐलान कल इस हवाले से एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि जो इस वक्त की इतलात मौसूल हो रही हैं कि जामिया मस्जिद श्रीनगर के आसपास जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें हैं जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है, जो ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर तैयारियां इंतज़ामी की जानिब से मुकम्मल कर दी गई हैं। जो औकाफ कमेटी है जामिया मस्जिद की, उनकी जानिब से सभी तैयारियां, क्योंकि आज सबसे बड़ी तकरीब जुम्मतुल विदा की वो जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर इसका इनेकाद होगा, और इस सिलसिले में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जय नाज़रीन, बिल्कुल बात करें जहां पर मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम ने जुम्मतुल विदा के हवाले से पहले ही कहा है कि ईद उल फितर का तयन अभी मुश्किल है, ताहम आज वाले जुमे को फ़िलहाल जुम्मतुल विदा के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
ये जामे मस्जिद श्रीनगर की ताज़ा तस्वीरें। लेकिन वहीं पर सबसे पहले मुफ्ती आज़म का एक बयान आपको सुनाते हैं, उनकी जानिब से जुमतुल विदा के हवाले से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। इसके अलावा खिते पीर पंचाल से भी एक बयान आया है वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से अवाम अन्नास की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है कि कल 13 मार्च 2026 जुम्मतुल विदा आएगा। तारीख का तयन चांद की रुयत के ताबिया होता है, इसलिए ये तय करना मुश्किल है कि ईद उल फितर किस तारीख को होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये माह मुक़द्दस वो महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम नाजिल किया है और इसकी हर घड़ी रहमत भरी है। अल्लाह तबारक व तआला का करम ख़ास इस महीने के अंदर होता है और अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की पहली शब ही को नज़र करम फरमाता है आसमान दुनिया पे और पूरी मखलूक की तरफ। और फिर जिस पे अल्लाह तबारक व तआला की नज़र करम हो जाए तो अल्लाह ताला उसे फिर अज़ाब के अंदर मुब्तला नहीं करता। इस महीने के अंदर नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, नवाफिल फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और पूरी दुनिया के अंदर इस अक़ीदत व एहतराम के साथ इसके रोज़े भी रखे जाते हैं, नमाज़ तरावी अदा की जाती है, इबादत नसरुल इस्लाम। और इसके अलावा जो खिते पीर पंजाल से भी मुफ्ती मिसबाही साहब बयान दे रहे थे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से खासकर जो अहमियत है जुम्मतुल विदा की, रमज़ान मुबारक, इन तमाम चीज़ों के हवाले से अहमियत उजागर की जा रही थी। लेकिन सीधा इस वक्त मरकज़ी तकरीब जामे मस्जिद श्रीनगर में मुनाकिद होने जा रही, इस हवाले से हमारे साथ इमरान नाइको जुड़े। इमरान, बताइएगा आज जुम्मतुल विदा के हवाले से जो तकरीब मुनाकिद होने जा रही है, तैयारियां मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके की जो तस्वीरें आई हैं। लेकिन वहीं पर तारीखी जामिया मस्जिद में काफ़ी अरसे के बाद अब जो मरकज़ी तकरीब मुनाकिद होने जा रही है, तो किस हिसाब से इंतजाम हैं और क्या कुछ सिक्योरिटी इंतजाम वहाँ पे हैं? जी इमरान, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, थोड़ी देर में इमरान नाइको हमारे साथ जुड़ रहे हैं और टेक्निकली वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन तब तक आपको ये जामा मस्जिद श्रीनगर की ताज़ा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर शहर श्रीनगर और ख़ासकर दरगाह हज़रत बल के अंदर भी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा वादी के मुख्तलिफ अज़ला के अंदर भी जो मसाजिद खानका है वहाँ पर भी जुम्मतुल विदा की तकरीबात का सिलसिला आज शुरू होने जा रहा है और इन तमाम चीज़ों के हवाले से तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं और जो अइम्मा हैं, खुतबा हैं, वो आवाम को अपने खिताबात से तकारीर के ज़रिए से महसूस करेंगे और इन तमाम चीज़ों के हवाले से जहाँ पर मरकज़ी तकरीब जामा मस्जिद श्रीनगर मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें मीर वाइस इमरान के पास चलते हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, तफसीलात, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है? तैयारियां मुकम्मल पहले ही कर ली गई हैं, अभी क्या कुछ सूरत हाल है? क्या सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए? क्योंकि बड़ी और अहम जो तकरीब आज जुम्मतुल विदा के मौके पर जामिया मस्जिद के अंदर अदा की जाएगी। देखिए, चूंकि आज जुम्मतुल विदा है और ये रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है और इस सिलसिले में जो दुनिया भर के मुसलमान हैं इस दिन के हवाले से बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, हर जुमे का इंतजार करते हैं, लेकिन ये खुसूसी जुमा इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये रमजान मुबारक का आखिरी जुमा होता है। इस सिलसिले में वादी भर में तैयारियां मुकम्मल की गई और खासकर जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी मसाजिद हैं, जियारतगाह हैं या दरगाह है, वहां पर इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। वहीं चूंकि इस वक्त हम श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मौजूद है और यहाँ पर भी मुख्तलिफ जियारतगाह है और खासकर तवारीखी जामिया मस्जिद है। ताहम हम देखते हैं कि जामिया मस्जिद में जहाँ 2019 के बाद से अभी तक जुम्मतुल विदा के मौके पर इंतजामिया की तरफ से नमाज की अदायगी की इजाजत नहीं मिली और ताहम आज ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इंतजामिया की तरफ से इजाजत होगी। लेकिन जिस तरह से हम सुबह यहाँ देख रहे हैं कि जामिया मस्जिद के जितने भी गेट्स हैं वो अभी बंद है, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रखी गई है, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है, गाड़ियां गेट पर रखी गई है और गेट के सामने आप टावर कर सकते हैं। एक बात का एक इशारा या अंदेशा है कि शायद एक बार फिर आज जिसके मेंबर और मेहराब
जुम्मतुल विदा के मौके पर खामोश रहेंगे। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि दीगर जो मसाजिद है, और चाहे वो खानकाए मौला हो, चाहे वो दस्तगीर साहब हो, चाहे वो आसा शरीफ दरगाह हजरत बल हो, या जनाब साहब सोरा हो, या फिर दीगर जितनी भी श्रीनगर शहर के अंदर बड़ी मसाजिद है या जो यहाँ जियारत शरीफ है, वहाँ पर आज के दिन के हवाले से नमाज होगी जुम्मतुल विदा की। लेकिन जहाँ तक जामिया मस्जिद का ताल्लुक है, अभी तरफ से इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया, और ना ही जी यही जानना चाहता जामिया मस्जिद की तरफ से जी क्या इसकी तस्दीक हुई है इंतजामिया की जानिब से या औकाफ कमेटी और जामिया मस्जिद कमेटी है उनकी जानिब से कि यहाँ इस तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी? आज इस हवाले से कोई तस्दीक तरदीद की गई है? देखिए, जो इंतजामिया की तरफ से जामिया मस्जिद पर कदने आयद करना, मेंबर और मेहराब को इस दिन पर खामोश करना, ये एक मामूल यहाँ रहा है कि इंतजामिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता है, और जब इसकी जो तस्दीक है वो फिर बाद में अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद से की जाती है, वो इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं। आज भी वैसा ही कुछ माहौल है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 10 मार्च को और इसी हफ्ते मीर वाहिद कश्मीर मौलवी उमर फारूक साहब की सदारत में यहाँ अंजुमन औकाफ की एक आला सतही मीटिंग भी हुई थी, और जिसमें आज के दिन के हवाले से यानी जुम्मतुल विदा और शब-ए कदर के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया था। और उसमें भी मीर वाहिद साहब ने ये कहा था कि 6-7 साल से यहाँ ना तो जुम्मतुल विदा की इजाजत मिली है, और मेंबर और मेहराब खामोश रहे, और ना ही लैलतुल कदर। और ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि इस बार इंतजामिया इस पर कोई रोक नहीं लगाएगी, और बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमान कश्मीर जो है वो यहाँ आएंगे, और क्योंकि इस मस्जिद के साथ यहाँ लाखों लोगों की जो वाबस्तगी है, और वो बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ मजहबी इसके साथ अपना एक रिश्ता इमरान दो पहलू आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ये कि अगर जामिया मस्जिद के अंदर आज मरकजी तकरीब मुनक़िद करने के हवाले से इंतजामिया की जानिब से इजाज़त दी जाती है, तो ये कितना बड़ा एक कदम या कितना बड़ा दिन हो सकता है। दूसरा ये, अगर आज इस हवाले से जो है इंतजामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी जाती है, तो क्या ऐसी सूरत में जो मरकजी तकरीब है वो दरगाह हजरत बल मुंतकिल होगी? हमें जहाँ तक दरगाह तकरीबात का सवाल है, हजरत बल वादी पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक बड़ा मरकज समझा जाता है, जहाँ लाखों लोग आते हैं, और चूंकि वहाँ मोए मुकद्दस है, और इसलिए वो दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड के अंदर है, और इसलिए वहाँ पे हम समझते हैं कि इंतजामिया की तरफ से कोई जाहिर सी बात है पाबंदी तो नहीं होगी, ना कभी वहाँ पे आयत की गई। जहाँ तक जामिया मस्जिद का ताल्लुक है, ये चूंकि एक सेंसिटिव इलाके में है, और जहाँ से इस वक्त जो इसराइल और ईरान की जो लड़ाई है, जो जंग है, वो उसको भी मद्देनजर रखते हुए शायद इंतजामिया इस चीज को सामने रखे कि वो किसी तरह का कोई रिस्क ना ले। और जहाँ तक इजाजत मिलने का ताल्लुक है, जैसे मैंने आगाज में कहा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी खुद जामिया मस्जिद से कुछ यहाँ से जिस जगह में खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ ही मीटर पे जामिया मस्जिद है, क्योंकि गेट पर पुलिस है, CRPF है, उनकी गाड़ियां हैं, गेट बंद है, तो इससे ये लग रहा है कि बिल्कुल आज इजाजत नहीं होगी। एक ऑफिशियल ने ऑफ द रिकॉर्ड भी ये कहा कि आज इजाजत नहीं होगी, ताहम इंतजामिया की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। दूसरा ये कि अगर इजाजत मिलती है, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि 2:20 पर नमाज का वक्त मुकर्रर किया गया है, और 1:40 पर मीर वाहिद साहब का खिताब मुकर्रर किया गया है, तो अगर इजाजत मिलती है तो यकीनी तौर पर न सिर्फ इंतजामिया की इस पर अप्रिशिएट इंतजामिया को किया जाएगा, बल्कि जो लोग में वो नाराजगी पाई जाती है वो नाराजगी दूर होगी, और एक अच्छी मैसेज और एक अच्छा पैगाम भी कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में या पूरी रियासत तक या पूरी यूपी तक पहुंच जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं लग रहा है कि आज यहाँ पे नमाज जुमा या जुम्मतुल विदा की इजाजत होगी। लेकिन जिस तरह से हम डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, तब दरगाह हजरत बल में आज बड़ी तकलीफ हो रही है, और वहां पर भी लाखों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहिबान औलिया और फरजंदान तौहीद जो है वहां पर पहुंचेंगे, और वहां 2:30 बजे नमाज का वक्त मुकर्रर किया गया है, और सबसे बड़ी तकरीब वहां पे होगी। और मजमूई तौर पर जहां तक आज जुम्मतुल विदा का ताल्लुक है, वादी फर में आज तकरीबात हो रही हैं, और इस रमजान मुबारक के फलसफे पर उलमाए किराम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, अवाम से खिताब करेंगे, और यह आखिरी जुमा है। लेकिन जहाँ तक जामिया मस्जिद का ताल्लुक है, जाहिर अभी यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर जामिया मस्जिद के मेंबर और मेहराब
खामोश रहेंगे जुम्मतुल विदा के मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आई को जानकारी पहुंचाने के लिए। नाजरीन, लेकिन देखना यह है कि एक तरफ से जहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, लेकिन वहीं पर अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई ऑफिशियल हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। इससे दो पहलू निकल करके सामने आ रहे हैं, या तो इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से आवाम के आवाजाही के हवाले से सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई होगी, या अभी फैसला अगर आता है कि तारीखी जामे मस्जिद के अंदर जो मरकजी तकरीब का एहतमाम होना था उसे फिलहाल फिर से बंदिश होगी, लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा। इंतजामिया के फैसले का इंतजार है, लेकिन इस बीच में इमरान नायक की जानकारी के मुताबिक वहाँ पे सिक्योरिटी पहले से डिप्लॉय कर दी गई है, और अगर मरकजी जामे मस्जिद पर आज फिर से ताला लगता है, मुकफ़ल होती है, तो मरकजी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनाकिद की जाएगी। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा वो बड़ी और अहम खबर जो इस वक्त आ रही है कि जम्मू के अंदर आज जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़्क़द होगा। तकरीबन 2:30 बजे के करीब इजलास मुनक़्क़द होगा, जहां पर कुछ अहम फैसले लेने की तवक्का की जा रही है। उमर अब्दुल्ला काबीना का आज अहम इजलास मुनक़्क़द होगा, और जहाँ पर MLAs के अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़, उस पर गौर किया जाएगा। मुसाफिर किरायों में 18% इजाफे की तजवीज़। उमर लूप से सिविल सेक्रेटरीट में तकरीबन दोपहर 2:30 बजे इजलास की सदारत करेंगे उमर अब्दुल्ला, और इजलास में MLAs, अपोजिशन लीडर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़रा के TA, DA, मेडिकल और दीगर अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी मुतवक्का है, और काबीना में 18% इजाफे की मंजूरी दे सकती है। जो किराया है जिसके तहत तमाम कमर्शियल मुसाफिर गाड़ियों के किराया वो बढ़ जाएंगे। ई-रिक्शा के लिए फ़ी किलोमीटर 15 रुपये, ई-ऑटो के लिए पहले किलोमीटर तक 25 रुपये और अगले किलोमीटर तक 20 रुपये मुकर्रर किए जा सकते हैं। और काबीना में 136 नए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदों की मंजूरी दी जा सकती है। और साथ ही साथ जो जम्मू और श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नेशनल मेडिकल कमीशन के मयारात के मुताबिक मरहले दोम के लिए हैं, और उसके साथ साथ ही इससे 158 PG सीटें उनमें इजाफा होगा। और काबीना UT जम्मू कश्मीर की रजामंदी से UT लद्दाख के लिए जो J&K रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल की खदमात के तौसी की भी मंजूरी दे सकती हैं। और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर आज 2:30 बजे इजलास मुनक़्क़द होगा, जिसमें MLAs, अपोजिशन लीडर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा के TA, DA और मेडिकल और दीगर अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी मुतवक्का है। और उसके साथ साथ ही मुसाफिर गाड़ियों के किराया में भी 18% इजाफा, ई-रिक्शा, ऑटो और दीगर जो है उन पर भी जो किराया है उन पर भी जो मुकर्रर करने पर गौर किया जाएगा। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा जहाँ मौसम की, जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम इस सिलसिले में अब जो जल शक्ति महकमा है वो मुतहरिक नजर आ रहा है। कुछ एडवाइजरीज भी कुछ इलाकों के अंदर जारी कर दी गई हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जो जल शक्ति महकमा है
वो मुतहरिक नजर आ रहा है। टंगमर्ग में पानी उबाल कर इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। कुछ इलाकों के अंदर जो हालिया खास तौर पर शुमाली कश्मीर के अंदर जो बारिशें हुई हैं उसके बाद ही अब इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। टंगमर्ग में पानी जो है साफ पानी का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ ही आपको बताते चले नाला फिरोजपुरा के पानी में आलूगी का खदशा है। इस सिलसिले में अब महकमे जल शक्ति ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। बारिशों के बाद पानी के आलूदा होने का खतरा है और लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग और दीगर जो आसपास के इलाके हैं वहां पर महकमे जल शक्ति की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बारिशों का पानी है उसकी वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। इससे एहतियात बरतें और पानी उबाल कर पिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल, जहां पर एक तरफ से खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ये एडवाइजरी जारी की गई है और ये जल शक्ति महकमा है और इनकी जानिब से इस तरीके का जो एक हुक्मनामा जारी किया गया है तमाम उन लोगों के लिए जो टंगमर्ग डिवीज़न के अंदर रहते हैं। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सब डिवीज़न टंगमर्ग ने तमाम सार्फिन को इस हवाले से मशवरा दिया है कि जो नाला फिरोजपुरा के मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीम के ज़रिए से पीने का पानी हासिल कर रहे हैं वो फ़िलहाल पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। हुकाम के मुताबिक हालिया बारिशों और ख़राब मौसम के बाइस पानी के आलूदा होने का खदशा पैदा हो गया है, जिसके बाइस पानी के आलूदा होने का खतरा है और इससे बीमारियां बढ़ने का भी खतरा है। सीधा अपने नुमाइंदे इशफाक डार के पास चलेंगे। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात महकमे जल शक्ति की जानिब से जो बारिशें हुई हैं शुमाली कश्मीर के अंदर उसके बाद ही आलूदा पानी इस्तेमाल वहाँ इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से या महकमे जल शक्ति की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो इन जो फिरोजपुरा नाला है उसका पानी इस्तेमाल ना करे, पानी उबाल कर पिए। क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम सबजन गुलमर्ग की बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये सबसे बड़ा जो नाला है वो नाले फिरोजपुरा जो है, और जिसमें जो है यहाँ पर महकमा जल शक्ति की बात करेंगे करीबन जो है 26 के जो स्कीमें हैं, करीब जो स्कीमें हैं वो यहाँ से पानी फराहम कर रहे हैं सबजन गुलमर्ग। और साथ साथ में अगर हम बडगाम की बात करेंगे, जिला बडगाम में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको इसी नाले फिरोजपुरा से जो है पानी फराहम किया जा रहा है। बारामूला की बात करेंगे और यहाँ पर पटन की बात करेंगे, यानी कि पहले का 26 की ऐसी स्कीमें हैं जिनसे यहाँ पर पानी फराहम किया गया। अगरचे यहाँ पर बिल्कुल फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार ये बारिशें हुई हैं और ये नाले फिरोजपुरा जो है द्रंग के मुकाम पर पहाड़ी जो नजदीक है, यहाँ पर जो आप ग्लेशियर भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं और काफी सारा पानी जो आलूदा है वो आ रहा है। उस हवाले से यहाँ पर एहतियाती तौर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो FBI डिवीजन टंगमर्ग है, जो PHE का चार्ज भी जिनके पास होता है, तो उन्होंने कल एक एडवाइजरी जारी की है तमाम उन सार्फिन के लिए जो 26 स्कीमों से पानी हासिल कर रहे हैं। जो अभी आलूदा पानी आ रहा है उस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को फिलहाल पानी जो है वो उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये नाले फिरोजपुरा वाहिद एक नाला है जिसमें यहाँ पर काफी सारी स्कीमें उठाई गई है और इन स्कीमों के जरिए लोगों को पानी जो है फराहम कर रहा है। अशफाक, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने फिरोजपुरा के हवाले से कहा है ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। अगर एक तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है आलूदा पानी उबाल कर पिए, लेकिन उसमें जो आलूदगी है क्या उबाल पानी के बाद वो आलूदगी खत्म होगी? तो किस तरीके से, अगर आलूदा पानी है तो उसके अलावा क्या अल्टरनेट लोगों के पास कि वो पानी इस्तेमाल करें फिलहाल? देखिए इदरीस, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग के पास में ये नाला बहता है, सयाहती मुकाम गुलमर्ग के पास में नाला बहता है और ये पहाड़ियों से जो यहाँ पर जो फुजला वगैरह इस नाले में अभी बह रहा है, उस हवाले से एकदम मतलब जो गाढ़ा पानी अभी आ रहा है, क्योंकि जब बारिशें ज्यादा हुई है तो पानी आना शुरू हो गया है। उस हवाले से एहतियाती तदाबीर के हवाले से महकमा ने कहा कि जब पानी आएगा फिल्टर हो जाएगा, उसके बाद में भी आप पानी जो है यहाँ पर, क्योंकि इन दिनों जो है यहाँ पर जो जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पानी, उस हवाले से एहतियात बरतने के लिए कहा गया। क्योंकि मैंने पहले देखा कि जब से महकमा को पहले PHE हुआ करता था, अब जल शक्ति नाम तब्दील किया गया है, तो महकमा का जो वादा है, जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हर घर नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा, पोर्टेबल वाटर पहुंचाया जाएगा, उस हवाले से एहतियाती तदाबीर के तौर पर यह हुक्मनामा कल सादिर किया गया है। और यह भी कहा गया है कि फिलहाल जब तक न मौसम साजगार होगा तब तक सभी लोग, जितने भी लोग इस स्कीम से मुंसलिक हैं, उन्हें जो है पानी उबाल कर पीना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि बारिशें काफी हो रही है,
इन बारिशों के बीच में जो गाढ़ा पानी आ रहा है उससे यहाँ पर उसे एहतियाती तौर जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक टंगमर्ग से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहाँ पर इंतजामी की जानिब से, महकमे जल शक्ति की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लोगों को पानी उबाल कर पीने के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं, हिदायत दी गई हैं। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले, क्योंकि बारिशें हुई हैं लगातार शुमाली कश्मीर के अंदर, उसकी वजह से जो नाले फिरोजपुरा जिसका पानी इस्तेमाल होता है वो नासाफ है, आलूदा है। इसकी वजह से अब पानी जो है उबाल कर पीने की हिदायत आवाम को दी गई है। बात कर रहे थे, वहीं पर आपको बता दें जो शुमाली कश्मीर का इलाका है वहां पर भी इस हवाले से जो ताज़ा मौसमी सूरत हाल जब तब्दील हुई उसके बाद जो बारिशें हुई हैं और अब जो महकमे हॉर्टिकल्चर या दीगर जो महकमे हैं उनकी जानिब से जो किसानों को नए हिदायत जारी किए गए हैं कि किस तरीके से वो पेस्टिसाइड्स हैं या दीगर जो भी अद्वियात वो इस्तेमाल करेंगे, उन तमाम चीज़ों के हवाले से कुछ ज़रूरी हिदायत दिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शमीम भट्ट की जानिब से एक खुसूसी रिपोर्ट पेश की गई है, वो भी आपको ज़रा दिखाते हैं कि किस तरीके से इन अद्वियात का किसानों ने इस्तेमाल करना है और जो मौसम तब्दील हो उसके बाद जो नमी देखने को मिली ज़मीन में, इन तमाम चीज़ों से कितना किसानों को फ़ायदा होने वाला है। ज़रा सुनते हैं। नाज़रीन, ये जो शमीम की जानिब से एक रिपोर्ट भेजी गई है वो चला दीजिएगा जरा। गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन, मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कुपवारा शेख इफ्तिकार हुसैन साहब। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे क्योंकि आज पीक सीजन है, जिस तरह हम कहेंगे कि मार्च का महीना चल रहा है, जिस तरह आज दवा स्प्रे की बात करेंगे या हम पेस्टिसाइड की जब हम बात करते हैं या हम फर्टिलाइज की बात करते हैं तो उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, बाग जो है, हमारी मईशत इसी पे दारोमदार करती है, अपने J&K की, पर्टिकुलर कश्मीर रीजन की। टेम्परेट फ्रूट्स यहाँ पे हम ग्रो करते हैं। हमारा ऑलमोस्ट अपने ऑर्चार्ड में 12 महीने का काम रहता है। अब कहीं पे थोड़ा कम रहता है किसी मौसम में और किसी मौसम में ज़्यादा। और हम देखते हैं कि अब मौसम बहार आ गई। बहार में सबसे पहले अब शगुफ़े खिलेंगे, बड बर्स्ट हुआ है, तो हमें एक डॉर्मेंट स्प्रे करनी होती है हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल की। तो पिछले दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा हुई, टेम्परेचर 20 से ऊपर हो गया, इस वजह से बड बर्स्ट जल्दी हो गया और ग्रीन टिप बाहर हुआ, ग्रीन टिप निकला है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल की स्प्रे मिस हो गई। तो हम तमाम बाग मालिकान से यही गुजारिश करेंगे कि वो अब HMO की स्प्रे ना करें, वो रिकमेंडेड नहीं है। अब वो फंजिसाइड्स की स्प्रे करें जो ग्रीन टिप में और टाइट क्लस्टर में करने को हमारी यूनिवर्सिटी ने, स्क्वास्ट ने रिकमेंड किया है, तो वो वही फंजिसाइड्स की स्प्रे करें। तो आगे जाके फिर हम, अगर उनको संजोस्केल की बीमारी लगी है बागों में, तो हम आगे जाके उनको इंसेक्टिसाइड्स बताएंगे, तो उन्हीं इंसेक्टिसाइड्स के जरिए हम उसको मैनेज कर पाएंगे। देखो, हमारा बाग खुद ही बोलता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, लेकिन ये तभी मालूम होगा जब ये बाग मालिक अपने बाग में जाएगा। हमेशा हम लोगों को यही कहते रहते हैं कि अपने बाग में जाया करो, सुबह शाम जाया करो, बाग आपको खुद ही बोलेगा कि मेरी ज़रूरत क्या है जो आपको पूरी करनी है। तो हमारा जो टोपोग्राफी है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, जो अपर रीजस है, वहाँ अभी भी ठंडी है, तो वहाँ पे बहुत सारे इलाकों में, जैसे लोलाब के अपर एरियाज हैं या विलगाम या क्रालपोरा, हाँ अपर राजवार है, वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे अभी बड बर्स्ट नहीं हुआ, ग्रीन टिप नहीं हुआ, तो वहाँ पे वो HMO की स्प्रे कर सकते हैं एज पर शेड्यूल, जो 2 लीटर पर 100 लीटर वाटर हम कहते हैं। तो उसमें भी रिकमेंडेड HMOs यूनिवर्सिटी ने बताए हैं कौन कौन से HMOs जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे। तो लेकिन जहां पे बड बर्स्ट हुआ है वहां वो अवॉइड करें, वहां पे वो नाज़रीन, अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब LG मनोज सिन्हा की करते हैं। मनोज सिन्हा की जानिब से कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से अमन कायम हुआ है गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान, फोर्सेस पुलिस की जानिब से जो एंटी मिलिटेंसी काम किया गया है, मिलिटेंसी के खिलाफ या उनके जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम हुआ है। और साथ ही साथ मनोज सिन्हा ने
अमन खराब करने वालों को सख्त इंतबाही जारी कर दिया गया है और कहा है कि जो भी अमन में खलल डालने की कोशिश करेगा, अमन को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये जो अमन जम्मू कश्मीर के अंदर कायम हुआ है उसका जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का ये नतीजा है। जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम हुआ है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर कोई अमन में खलल डालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और साथ ही साथ खलल डालने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। मैं चेतावनी भी देना चाहूँगा, ऐसे कई प्रलोभन हैं जो युवाओं के सपनों को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। नशे की लत उनमें सबसे खतरनाक है। यह केवल शरीर को क्षति नहीं पहुंचाती, यह संभावनाओं को भी खोखला कर देती है। मैं मानता हूं कि हर वह युवा जो नशे की गिरफ्त में खो जाता है वह एक बुझा हुआ सपना बन जाता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि नशे से दूर रहा जाए। नशे के खिलाफ जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जंग छेड़ी है, आपसे भी, मैं यहाँ के युवाओं से भी निवेदन करूँगा कि आप भी इस जंग में शामिल होइए, क्योंकि आपका भविष्य मूल्यवान है, आपका जीवन मूल्यवान है। मैं एक अन्य गंभीर विषय पर भी युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में आज हम जिस शांति का आनंद ले रहे हैं, जिसके कारण परिवार यहाँ एकत्र होने लगे हैं, खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और समुदाय फल फूल रहे हैं, वह शांति बिना मूल्य के नहीं मिली। उसे जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सेना, सीएपीएफ के बलिदानों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। जम्मू कश्मीर में हजारों पुलिसकर्मियों, सेना के जवानों और सीएपीएफ के शूरवीरों ने अवाम की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। जम्मू तथा श्रीनगर में शहीदों के स्मारक पर अंकित नाम ऐसे बहादुरों के हैं जिनके खुद के भी सपने थे, उन्हें भी अपने परिवार से प्रेम था, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए उन्होंने देश की आवाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके प्रति हमारा कर्तव्य केवल उन्हें स्मरण करना नहीं, हमारा कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि उनका बलिदान किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाएगा और जिस शांति को उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर सुरक्षित किया है वो जम्मू कश्मीर में सदैव कायम रहेगी। मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहूँगा जो इस शांति में खलल डालने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको छिपने की जगह नहीं मिल पा रही है। पाताल में भी आप होंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीएपीएफ के लोग। मनोज सिन्हा की जानिब से आज ये बड़ा बयान भी दिया गया है और जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों कोशिशों को सराहा गया है, लेकिन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से भी बात करेंगे। नाजरीन, जहां पर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से आपको बता दें तो श्रीनगर की एक अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट उनके खिलाफ जारी किया है, यानी नॉन अवेलेबल वारंट, और जेके क्रिकेट एसोसिएशन केस में पेशी से इस्तिस्ना मुस्तरद कर दिया गया है। और सीबीआई ने फारूक अब्दुल्ला पर चार्जशीट दायर की थी और अगली समाअत अब 30 मार्च को इस पूरे मामले पर होगी। आपको बता दें जहां पर श्रीनगर की अदालत ने साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA में माली बदगुमानियों के केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिया। ये हुक्म चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट श्रीनगर ने उस वक्त जारी किया जब अदालत ने इल्जामात आयद करने के अमल के लिए समाअत की। तो हम आपको बता दें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पेश न होने पर उनके वकील ने ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी और बताया था कि वो जम्मू में हैं इस वक्त और अदालत में हाजिर नहीं हो सके। ताहम अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने यह पेशकश भी की कि मुलजिम को वर्चुअल मोड के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई जा सकती है, मगर यह पेशकश कबूल नहीं की गई। मुकदमा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक है, जिसमें मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। चार्जशीट में
आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल्स 120 बी मुजरिमाना साजिश, 406 एतमाद का गलत इस्तेमाल और 409 सरकारी ओहदेदार के जरिए एतमाद का गलत इस्तेमाल के तहत इल्ज़ामात शामिल हैं। अदालत ने पहले 2 मार्च को ये राय दी थी कि मुकदमे में इब्तदाई तौर पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और इल्ज़ामात आयद किए जाएं। इस सिलसिले में अब आपको बता दें तो जो इल्ज़ामात आयद करने और मंजूरी देने वाले गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर अगली समाअत 30 मार्च को रखी गई है। चलते चलते आपको बताते चले कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो राजस्थान के अंदर है, वहां पर कुछ कश्मीरी तलबा जो लगातार गुज़िश्ता कुछ दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। कल न सिर्फ वहां पर एहतजाज बल्कि श्रीनगर के अंदर भी उन तलबा और वालिदैन की जानिब से एहतजाज किया गया है, जहां पर उन जो तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उस FIR और जो डिग्री मसाइल उस पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है। श्रीनगर के अंदर भी तलबा और उनके वालिदैन ने एहतजाज किया है। ये तस्वीरें हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान की, जहां पर उन तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है इस सिलसिले में, और साथ ही साथ श्रीनगर के अंदर भी उनके वालिदैन की जानिब से एहतजाज किया गया है। उन्होंने तलबा ने कहा है कि जो उनका करियर है वो दाव पर लगा हुआ है और उसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ जो उनके करियर के साथ जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने मुतालबा किया है। और साथ ही साथ अब उनके वालिदैन ने जम्मू कश्मीर हुकूमत और उसके साथ साथ ही राजस्थान हुकूमत से ये अपील की है, मुतालबा किया है कि एक तो FIR ख़त्म की जाए और उसके साथ साथ ही जो उनकी डिग्री जो असनाद है वो उनका महफूज करियर और उनका करियर बर्बाद ना किया जाए, उस सिलसिले में अब उनसे मुतालबा किया गया है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो ज़ेर तालीम कश्मीर के तलबा हैं, उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज करते हुए कहा है कि वो गुज़िश्ता 11 फरवरी से अपने मसले के हल के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना है कि एहतजाज की जो मकामी इंतज़ामिया है, जिसमें SDM, SDYP और तहसीलदार, उनकी जानिब से उन्हें पहले इजाज़त दी गई है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँचते उन्हें अरेस्ट करती है और उन पर FIR दर्ज करती है। और उनका मानना है कि जो यूनिवर्सिटी की जानिब से जो पहले वो तस्लीम शुदा कहा गया था जब उन्हें वहाँ पर एडमिशन लिया है, लेकिन बाद में पता चला है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो तस्लीम शुदा नहीं है और रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि उनकी जो डिग्रियां हैं वो अब कहीं पे मानी नहीं जाएगी, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अब उनका जो करियर है, जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका जो करियर है वो दाव पर लगा हुआ है। अब उन्होंने इस सिलसिले में ख़दशात ज़ाहिर किए हैं। के राजस्थान में तलबा हैं, उन्होंने एक तो FIR और उनके डिग्रियों के मसाइल के खिलाफ वो एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि तलबा BSc नर्सिंग प्रोग्राम में दाखिल है जो न तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और ना ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल से तस्लीम शुदा है, और तलबा और वालिदैन ने अब हुकूमत से अपील की है कि वो उस मामले में फ़ौरी मुदाखलत करे और साथ ही साथ तलबा की यूनिवर्सिटी से मुंतकिली को यकीनी बनाए और उनकी डिग्रियाँ जो है वो मुस्तरद करे और तलबा के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई हैं उन्हें वापस लिया जाए। तो चले नाजरीन, फिलहाल सलाम जो के प्रोग्राम आप देख रहे थे, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे गौहर खूचे। और नाजरीन, जम्मू कश्मीर से लेकर के मुल्क की सतह और बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ सलामती सूरत हाल, सियासी मंजरनामे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप तक जानकारी पहुँचाई। लेकिन चलते चलते आपको ये भी बता दें, जहाँ पर जामा मस्जिद श्रीनगर के हवाले से हम आपको बता रहे थे जुम्मतुल विदा के हवाले से, और ख़बर यह है कि फ़िलहाल उसे मुकफ़ल कर दिया गया है और तारीख़ी जामा मस्जिद में अब जुम्मतुल विदा की तक़रीब नहीं होगी। गुलिस्तान न्यूज़ पर तजियों, तबसरों और ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल मुझे और गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।